बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों का जुनून है क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे और दो बड़े अहम मामलात हैं। एक बांग्लादेश से मुतालिक मामला है कि बांग्लादेश हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप खेलना नहीं चाहता, लेकिन इसके साथ साथ जो उससे भी अहम मामला है वो पाकिस्तान सुपर लीग का मामला है, जिसमें 2 नई टीमों का इजाफा हुआ है। क्या बिल्कुल दुरुस्त रेट पे हुआ है? पाकिस्तान सुपर लीग ठीक जा रहा है? क्या एक बड़ा ब्रांड बन चुका है? क्या जो ब्रांड में मौजूद पहले से लोग हैं, पहले से टीमें हैं, उनकी ग्रोथ ठीक हो रही है? खास तौर पर ये, और फिर आम तौर पर इस पर भी बात करेंगे कि बाबर आजम को आखिर हुआ क्या है, वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? क्या उनके साथ कोई नफसियाती मसला है? शाहीन आफरीदी को लीग अगर खेलने दी गई तो जख्मी होने का जिम्मेदार कौन है? इन चीज़ों के साथ साथ आखिरी हिस्से में प्रोग्राम के बात करेंगे सीडीए के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है इस्लामाबाद में कि वो दरख्त काट रही है। वो आखिर दरख्त काट क्यों रही है और लग क्या रहा है वहाँ पर, उस पर भी बात करेंगे। माहिर अमूर क्रिकेट डॉक्टर नुमान नियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने अभी आपको माहिर अमूर क्रिकेट करार दिया, हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट कहलवाने को ज़्यादा बेहतर समझें। बहरहाल जो भी है, डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो 2-3 अहम मामला आते हैं, एक PSL का है, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम मामला मुझे ये लगता है कि आलमी सतह पर जो इस वक्त ICC है, उसके ऊपर अदम एतमाद की एक सूरत हाल है कि वो जो प्लान करती है उसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। और जब लोगों की बात हम करते हैं तो फिर बांग्लादेश की बात है, श्रीलंका भी सुना है थोड़ा सा नाराज़ है, पाकिस्तान तो पहले ही एक बड़े जो है वो कंट्रोवर्सी से गुजरा है, जिसमें पाकिस्तान के पास कप अब तक महफूज है, एशिया कप का। तो ये कंट्रोवर्सीज क्रिकेट के लिए कितनी नुकसानदेह हैं? ICC क्या इनको डील ठीक तरीके से नहीं कर पाता? क्या इसके ऊपर हिंदुस्तान का गलबा ज़्यादा है ICC के ऊपर, जिसका नतीजा ये सब कुछ निकलता है? क्या ये एक मरतबा फिर कोई ICC में बिग 3, बिग 4, बिग 5, जिस तरीके से एक ग्रुपिंग की बात हुई थी, इस तरह से कोई छोटे बिग 3 बन जाएंगे या स्मॉल 3 बन जाएंगे? क्या महसूस होता है आपको डॉक्टर साहब इसको देख के? क्रिकेट में कोई जवाल नज़र आता है इससे आपको? देखिए, जवाल नजर आए या ना आए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस है। तो आपने मुझे माहिर अमूर कहें, जो मर्जी कहें, आई एम देयर एंड आई लव अटेंडिंग टू योर शो। अच्छा, अब ये जवाल की बात नहीं है, ये क्रिकेट पोलराइजेशन की तरफ जा रही है। और अगर आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम परफॉर्मेंस बेस्ड देखें तो उसमें पोलराइज आपको नजर आती है क्रिकेट की दुनिया को। 5 टीमें अलग नजर आती हैं और बाकी 7 टीमें दूसरी तरफ नजर आती हैं। लेकिन ICC का आपने गलबे की बात की, ICC तो हेगेमोनिक प्रेजेंस है इंडिया की। जो उनकी पहली टॉप 5 की एग्जीक्यूटिव सीट्स हैं वो सारी इंडियंस के पास है, इंक्लूडिंग द चेयर। और जब से जय शाह आए हैं, वो तो ऐसे लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई है, पोलिटिसाइज हो गई है। अगर आपको याद हो, जो US वाला वर्ल्ड कप था US में और वेस्ट इंडीज में हुआ, कैरेबियन में 2024, वो उसका जो प्रोमो बना था वो ऐसे लग रहा था कि क्रिकेट कम और जय शाह की इलेक्शन कैंपेन ज्यादा हो रही है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड था ICC की हिस्ट्री में। ICC एक बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड लेजिस्लेटिव बॉडी है, और लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब ये है कि फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है, ये फुल मेंबर कंट्रीज के एक वोट पे चलती है। अब इंडिया की तरफ अगर आप आए तो ठीक है, वो क्रिकेट का जगरनॉट होगा, फाइनेंशियल 75% रेवेन्यू वर्ल्ड क्रिकेट में देता होगा। इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो $9-10 बिलियन का ब्रांड है, और सारे जो उनका इंटरेस्ट है, जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं और जितने इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, क्योंकि अब जितने प्लेयर्स किसी भी बोर्ड से जो IPL में लिए जाते हैं फिर उनको कमीशन बोर्ड्स को भी मिलती है। तो पैसों की तो बात जहां तक है वहां पे इंडिया डोमिनेट करता है। चले हम ये भी मान लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरली इंडिया नाउ बोस्ट वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड। टीम उनकी खैर गौतम गंभीर रहा तो बर्बाद कर देगा, अदरवाइज उनके पास प्लेयर पूल भी बहुत जबरदस्त है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत एनहांस हुई है, टॉप टीम है वो क्रिकेट की। लेकिन यार, जो वल्गर पेट्रियोटिज्म है, ये जो एग्जैजुरेटेड पेट्रियोटिज्म है, और ये जो एक धौंस वाली चीज है, ये ना BCCI के लिए अच्छी, वो भी रियलाइज नहीं कर रहे, वो पॉलिटिक्स को इंटीग्रेट कर चुके हैं क्रिकेट में। और क्रिकेट जो है वो टूट रहा है पहले डिप्लोमेसी का, रादर देन कि आप वेंजेंस और आप जो है वो आपस में लड़ाइयां शुरू करते हैं। तो आई पर्सनली फील के पावर करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। आज शायद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये टॉप टीम्स हैं, ये शायद आज ना बोलें लेकिन कल ये भी बोलेंगे जब इन पे भी इम्पैक्ट आएगा। और ये अनफॉर्चुनेटली जब से पैसा आया हुआ है, ये शायद इंडिया को पचता नहीं है। और उसका रीजन ये है कि 2002-3 में देखें, जो साउथ अफ्रीका में केस हुआ था ICC मैच रेफरी का, that was unfortunate the way he was handled। उसके बाद अगर आप मॉन्की गेट स्कैंडल देखें, एंड्रू साइमंस, एंड्रू साइमंस का, जिसने माइक प्रॉक्टर के साथ किया था और जिसने इंडिया ने बुली किया था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, यानी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को,
तो एट द एंड ऑफ द डे ये इंडिया का प्रेसिडेंस रहा है, लेकिन अब उन्होंने पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा, वो ऐसा लगता है बीजेपी की कैंपेन चल रही है। और जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, पाकिस्तान का, मैं पहले आपके नाज़रीन के लिए एक चीज क्लियर कर दूं। पाकिस्तान जो है ना, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते बांग्लादेश। पाकिस्तान ने जो जाहिर पोजीशनिंग की अपनी, हम्म। उसका रीजन है एक, आपको क्रिकेट की फील्ड में शायद नजर आएगा, जो कि हकीकत है कि पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम तो इंडिया के सामने सस्टेन ही नहीं कर पाती। हम्म। और हम अभी एशिया कप में भी 3 मैच हारे। तो आप उस परफॉर्मेंस में ना जाएं, लेकिन जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, बल्कि ये एशिया कप भी इसलिए हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान को मिनिमम 2 या 3 मैच कराने थे, जो कराए। हम्म। सो अगर आप देखें कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, वो इस रिवलरी को, इंडिया पाकिस्तान के मैक्सिमम आई बॉल्स को कैश करते हैं। और पाकिस्तान इस लिहाज से वाइटल कॉक बन जाता है इकोनॉमिक्स ऑफ क्रिकेट में। और उसकी वजह से, अगर आपको याद हो, टिट फॉर टैट, जब ये मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जो कि हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी हैं, हम्म। उन्होंने जब आंख छोड़ा इनके साथ और कहा भाई टिट फॉर टैट होगा अगर तुम लोग नहीं आओगे पाकिस्तान, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने विड्रॉ किया था। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में सिक्योरिटी क्लियरेंस आईसीसी ने दी थी, और उनके आईसीसी ने दी थी होस्ट, एज ए होस्ट। और तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। और फिर हमने विमेन वर्ल्ड कप भी वहां पे नहीं खेला। उसके बाद अभी ये 26 का वर्ल्ड कप भी जो है वहां पे नहीं खेलेंगे। हम श्रीलंका में खेलेंगे, और इंडिया को श्रीलंका आना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान फाइनल में एडवांस करता है तो फिर श्रीलंका में होगा, इंडिया में नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश का ये है कि वो इतना उनकी अट्रैक्शन ना फाइनेंशियल है, ना इकोनॉमिक्स में वो इम्पैक्ट करते हैं, और ना उनकी कोई क्रिकेटिंग पोटेंशियल है। उनको शायद ये इस तरह हाँकने की कोशिश करें। लेकिन बांग्लादेश का हिस्टोरिकली देखें, उनकी सोशो पोलिटिकल हिस्ट्री देखें, उनका कैरेक्टर देखें, तो वो जब उन्होंने डिसाइड कर लिया उनकी गवर्नमेंट ने कि ना आईपीएल जो है, मुस्तफिजुर रहमान को जब हटाया कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के कहने पे, का बिल्कुल ठीक वो है एक कंटेस्टिंग पॉइंट कि भाई आप एक प्लेयर की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आप कहाँ से हमें पूरी टीम को देंगे? और यही लेकिन चीज लेकिन अब डॉक्टर साहब, हिपोक्रेसी। जब हम ये कहते हैं कि बांग्लादेश का शायद वो स्ट्रेचर नहीं है, या उसकी वो पोजीशनिंग नहीं है कि वो किसी बार्गेनिंग जो है वो डील के अंदर जाए, तो लेकिन एक एक आप ये कह लें कि एक तालाब के अंदर एक पत्थर तो होता है ना, कि पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी एक है, फिर हो सकता है कोई एक आध बड़ा मुल्क भी आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए। तो इस तरीके से इंडियन क्रिकेट को भी तो नुकसान होगा ना, ये तो एक और कैरी पैकर नहीं होने जा रहा। यार मैं बहुत अच्छी बात की आपने, मैं इसी तरफ आपको लेके आ रहा था कि बांग्लादेश एक फुल मेंबर है। और अगर ये कहते हैं कि जी हम नहीं आपकी बात मानते, अब इंडिया में खेलें, और बांग्लादेश नहीं जाता और .4 फीट कर देता है, जिसका प्रेसिडेंट पास में है। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका नहीं गए थे वर्ल्ड कप 96 में। बिल्कुल। जिम्बाब्वे 2003, अगर आपको याद हो, इंग्लैंड वाला कीनिया वाला मसला हुआ था। तो वो ये तो है मसला। लेकिन अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा, ये इंटरनेशनल क्रिकेट की डिसरप्शन है, क्योंकि वो फुल मेंबर है। और ये जो आप बात कर रहे हो, लिटरली कैरी पैकर बन जाएगा। और फिर इंडिया जो है वो जिस चीज पे बोस्ट करता है आईपीएल पर, अपनी इकोनॉमिक्स पे, ये ना हो कि आपस में ही खेलते रह जाएं और क्रिकेट पोलराइज हो जाए। तो ये ना हो कि दूसरा आईसीसी बनने को जा रहा हो, ये ना हो कि आपकी म्यूटनेस हो जाए क्रिकेट बोर्ड के फुल मेंबर्स। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज हैं। और मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश ने जो अपील की है, एक तरफ आप हसीना वाजिद को अपने पास रखते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बड़ी एनिमोसिटी है आपकी। तो आई पर्सनली फील कि ये जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन में इंडिया कोशिश करता है खाम खा का प्रधान बनने की, उनको नजर आ गया है ना, वो जो हमारे रीजन का चैंपियन बनता था 10 मई को, पाकिस्तान ने लग आर्म फोर्सेस ने बता दिया ना कि वेयर डिड दे एक्चुअली स्टैंड। सो एट द एंड ऑफ द डे ये इनकी हिपोक्रेसी है, ये पागलपन है बीजेपी गवर्नमेंट का। एंड आई पर्सनली फील एट द एंड ऑफ द डे इनको मानना चाहिए, आईसीसी को न्यूट्रल होना चाहिए। अदरवाइज आप आईसीसी की जो इंटेग्रिटी और स्टीम जो भी बहुत डैमेज हो चुकी है जेशा के आने के बाद, ये गड़बड़ होती चली जाएगी, और आप क्रिकेट की तबाही के दहाने पे ले जाएंगे। सो आई टोटली सपोर्ट बांग्लादेश। बल्कि अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका वर्चुअली इंडिया के साथ हैं। हाँ। श्रीलंका के अपने इंटरेस्ट, और वो वर्चुअली लैपडॉग बना हुआ है बीसीसीआई का, क्योंकि उनके बोर्ड को बहुत सारी फैसिलिटेशन बीसीसीआई करता है। और जेशा के ताल्लुकात अपने भी हैं। और अफगानिस्तान आपको पता है कि पॉलिटिकल रीजंस पे वो आजकल मोर लॉयल देन द किंग बने हुए। सो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज गुड इनफ इफ दे सपोर्ट बांग्लादेश। अगर आपको याद हो, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को भी बोर्ड मीटिंग से पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने सपोर्ट किया था कि अगर इंडिया नहीं आ रहा तो ये भी न्यूट्रल खेलेंगे। सो ये एक टाइट कॉर्नर में है आईसीसी,
इधर वे अच्छा, जो डिसीजन ये लेगी। जो पाकिस्तान का अरेंजमेंट था डॉक्टर साहब, कि इंडिया हम नहीं जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, ये एक अरेंजमेंट था 2-3 सीरीज़ के लिए। ये कोई देर पा है, ये मुस्तकिल चलेगा? आने वाली सीरीज़ के अंदर भी हम ऐसे ही देखेंगे जो भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे? यार आप ये देखो, आप हैरान हो जाओगे कि 3.2 बिलियन डॉलर्स के फॉर द इंडिया, ये जो ग्लोबल राइट्स थे, ये जियो स्टार कंसोर्शियम ने लिए थे, जो कि डिज्नी का है और वाईकॉम 18 है, और ये अंबानी ग्रुप का है बेसिकली। और उन्होंने कहा कि उन्होंने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा हमारे लॉसेस हो रहे हैं और हम ये नहीं रिटेन कर सकते। और आईसीसी को 1 बिलियन डॉलर कम करना पड़ा है उसकी प्राइस, ताकि वो ऑफसेट कर सकें इनके लॉसेस को। तो पाकिस्तान बहुत एक वेरी वेल पोजिशन्ड है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेटिंग इकोनॉमी। और आप हैरान होगे कि जो आपको अजीब सा मैच लगेगा जो चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान इंडिया से हारा था, जहाँ साउथ शकील 50 करके बाहर ही हो गया और बाहर से बाहर ही हो गया, वो इसमें दुबई में, उसकी वन ऑफ द मोस्ट स्टेलर रैंकिंग रेटिंग्स थी। बहुत हाई ऑन रेटिंग्स होता है बाद में। सो पाकिस्तान का लॉन्जेविटी रहेगी। और आई पर्सनली फील यार, जितना मर्जी दुनिया क्रिटिसाइज करे, हम भी क्रिकेट को क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल पार्ट है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी पार्ट है क्रिकेट का, वो मोहसिन नकवी हैज डन वंडर्स। जिस तरह उन्होंने हैंडल किया था वो ट्रॉफी वाला फियास्को, हैंडशेक वाला, ऐसे लगता था कॉम्प्लिकेट हो गया, बट इन द एंड ही स्टूड हिज ग्राउंड। सो इतना आसान नहीं है ये, लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा। या इंडिया भी मानेगा और मार्जिनलाइजेशन करेगा अपने स्टांस में, और अगर नहीं मानेगा तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा टिल दिस सेटअप इज। और राइटली सो, मैं समझता हूँ कि यार आप हर देखें, बात सुने, टेक्निकली अफगानिस्तान आइलैंड भी इंडिया की इक्वल है व्हेन इट कम्स टू बिल्कुल। द बोर्ड, द ऑफ आईसीसी, क्योंकि एक एक वोट है सारों का। ये इंडिया हैगेमोनिक प्रेजेंस और राइट ऑफ वीटो तो नहीं कर सकता ना यार, डिक्टेट तो नहीं कर सकता, हर एक को अपने डिजाइन पे तो नहीं हाँक सकता ना। अच्छा आई एम डॉक्टर वेरी साहब, क्लियर। थोड़ा थोड़ा सा इससे हम आगे आते हैं ये वर्ल्ड कप वाले एक इशू से। सर, शाहीन शाह अफरीदी, आप डॉक्टर भी हैं, ज़रा मुझे समझाइएगा ये शाहीन शाह अफरीदी का क्या मसला है? ज़ख्मी हो क्या आ गए? क्या इस तरह के प्लेयर को कि जो मुश्किल 4 ओवर करा पाता हो, हमें इजाज़त देनी चाहिए, एनओसी देना चाहिए इस तरह लीग्स का? देखें, एनओसी लीग का तो चले पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि आप कमर्शियल इनकी वायबिलिटी को कम नहीं कर सकते, एज कम होती है कि नेशनल क्रिकेट लीग। लेकिन जो नाकामी मैं समझता हूँ वो ये थी कि शहनशाह अफरीदी जिस वक्त इम्पैक्ट इंजरी इनकी हुई थी, एंड दैट वाज इन श्रीलंका, और इनका जब घुटना खराब हुआ था आज से 4 साल पहले, तो इनकी रिहैब प्रॉपर नहीं हुई। और फिर आपने इनको जो है वो ये लेके आ गए आप इनको वर्ल्ड कप के फाइनल में, और वहां पे इनका फिर एक इम्पैक्ट इंजरी हुई और ये बाहर हो गए। और इनका प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये रिहेबिलिटेट प्रॉपर नहीं हुए, और आपकी रिलेटिव इनसिक्योरिटी होती है कि आप बाहर ना निकाल दिए जाएं, तो आप जल्दी करते हैं कि आप वापस आ जाएं। ये जब वापस आए तो इनकी बॉलिंग की बायोमैकेनिक्स ही बदल गई सारी, और इनका प्लान ऑफ द फुट भी बदल गया, इनकी फ्लेमेंगो लेग्स थी, इनका हाइपर मोबाइल, अब पहले कंपनसेशन के लिए ऊपर का जो है बाजू और शोल्डर ये हाइपर मोबाइल हो गए, तो ये टिल्ट करने लग गए थे। जब ये टिल्ट करते थे रेस्ट पोजीशन और होती थी जो इनकी बड़ी अच्छी है, और ये जब टिल्ट करके गेन करने लगे तो वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो बहुत ही मिसडायरेक्टेड इनकी बॉलिंग होती थी, बाहर निकलना बंद हो गया और अंदर आना भी बंद। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, और इन्होंने फिर कांस्टेंट क्रिकेट खेलते ही चले गए बजाय के रिहैब करते। और अभी भी जो इनकी इंजरी हुई है, आई ऑलवेज थॉट कि बॉलिंग करते हुई हुई है, लेकिन ये जो इंजरी हुई है, अब इसमें अगर टियर 1 भी है तो इनको जल्दी वापस नहीं लाना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जो मैं हमेशा चीख चीख के कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा होगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, स्टेडियम्स को नया बनाना, नए स्टेडियम्स बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये रियलाइजेशन भी ज़रूरी है कि अब दुनिया की क्रिकेट जो है वो सुप्रीम फिटनेस में चली गई है, वो इंटरनेशनल फिटनेस ऊपर होती है एथलीट की। ग्लेन फिलिप्स इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल, जो 5 फुट 11 इंच का है, और द वे वो अपने 160 की बेंच प्रेस करता है, वेट उठाता है, डेडलिफ्ट करता है, और उसको आपने एक फिनोमेना बना दिया बायोमैकेनिकल। तो ये इसका बायोमैकेनिकल शाइन का एनालिसिस होना चाहिए था, प्रॉपर रिहैब होना चाहिए था। तो हमारा जो मेडिकल पैनल है वो आज तक रिडंडेंसी पे चल रहा है, पुराने तरीकों पे चल रहा है। पहले डिप्लोमा होल्डर चलाते थे, अब एमबीबीएस चला रहे हैं, वेयर एज अब स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट
होते हैं, रिहेबिलिटेशनिस्ट 3-4 किस्म के होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट 6 किस्म के होते हैं, ट्रेनर्स डिफरेंट होते हैं आपके पीस टाइम पे और आपके एक्शन वाले ड्यूरिंग एक्टिविटी टाइम के। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न फैसिलिटी, मोर देन कमर्शियल डिपार्टमेंट, मोर देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपको जो चाहिए वो एक्चुअली मेडिकल डिपार्टमेंट चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट, अगर आपने प्लेयर्स को प्रिजर्व करना है। अच्छा अगर डॉक्टर आप साहब, वो आपने एक वर्कलोड, साइकोलॉजिस्ट की बात यहाँ पर की, आप प्लेयर को प्रिजर्व करने की बात की। मैं ना बाबर आजम का बड़ा फ़ैन हूँ। मैं दुख होता है जब अपने ही किए हुए सवाल के ऊपर आगे से पैनलिस्ट जो है वो बाबर आजम को लताड़ देते। लेकिन बाबर आजम कर क्या रहे हैं? दिमागी तौर पर रह गए हैं, फारिग हो गए हैं? क्या हुआ क्या उनके साथ? मुझे तो लगता है फॉर्म शॉर्म का चक्कर ही उनका ख़त्म हो गया, वो रह गए हैं दिमागी तौर पर जो वो BBL के अंदर कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगा? देखें, ना सिर्फ आप बाबर आजम के फैन हैं, मैं उसको जनरेशनल टैलेंट कहता हूँ। एंड मैं तो उसको वन ऑफ द बेस्ट एवर बैट्समैन टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान समझता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, एक तो वो कप्तानी का कभी भी मटेरियल नहीं था, ना उसका परसोना था, ना उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी थी, और उसमें आपने उसको ऑल अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कप्तान बना दिया। जब वो कप्तान बना, और उसने क्या कोशिश की, उसने अपने लव वंस जो उसके ट्रस्टेड वर्दी प्लेयर्स थे उनको रिगार्डलेस ऑफ देयर एलिजिबिलिटी किसी फॉर्मेट में, उसने उनको अपने इर्द गिर्द रखा और ककून बना लिया। उसके बाद जिस वक्त वो कप्तानी आपने उसकी हटाई, और जिस तरह हटाई थी, जकाश साहब चेयरमैन थे तब, ये जब आपका वर्ल्ड कप हो रहा था 2023 ICC, वो आपने बैक एंडेड स्टैबिंग की थी, और उसकी वजह ये थी कि इट वाज अदर देन क्रिकेट रीजंस। और वो था शायद जो कि मोहम्मद रिजवान ने भी, और जो इनको भी इश्यूज आए वट उस टाइम पे। बाद में ये हुआ कि इसकी इतनी मेंटल स्ट्रेंथ लगी नहीं, और इन्होंने एक और ब्लंडर किया जब दोबारा कप्तानी एक्सेप्ट कर ली। और उससे ये हुआ कि ये ना, इनकी जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थे वो इंटरनल प्रॉब्लम्स बन गए। जब इंटरनल प्रॉब्लम बन गए तो साइकिल में चले गए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो गई, और अपने ऊपर सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया। जो इस किस्म के बैट्समैन होते हैं उनमें सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। तो ये पार्ट मैनेजमेंट फेलियर रहा, लेकिन मेजर मेजर फेलियर जो है वो बाबर क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो उनका नजर आता है। और विराट कोहली भी फंस गए थे और 3 साल उनसे भी रन नहीं हुए, लेकिन बाबर के अब वो जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, वो टेक्निकल डिस्क्रिपेंसीज नजर आने लग गई हैं। तो मैं तो ये मानने से कासिर हूँ कि उसकी एक्सेप्शनल एबिलिटी का बंदा जो है वो इतनी जल्दी टेक्निकल ब्रीचेस में आ जाता है। तो ये सारा मेंटल सैचुरेशन है, मेंटल प्रेशर है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे ऐसे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है जो उसको तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए शायद अब उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये पता लगता रहता है कि ही इज नॉट ईगर एंड रेडी टू एक्चुअली लोगों के पास जाके उनसे एडवाइस लेना, ये सीख एडवाइस नहीं कर सकता। अगर आपकी सल्ट्री एरोगेंस आपके फेलियर्स के साथ रहेगी तो फिर फेलियर्स परसिस्ट करेंगे। तो आपको तो टेक्निकल तो सुपर स्पेशलिस्ट एडवाइस लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक है, अभी कंटेम्प्रेरी बोर्ड का, इन्होंने इसको पूरा एक आउटले में पूरा इसको टाइम दिया है। हालांकि वो बिल्कुल प्रिटेक्स्ट गलत था जब इनको निकाला गया था, वो T20 में अब आपको नजर आ रहा है। अगर आपने इनको जिस बात में निकाला था, तो फिर T20 का जो आपका कप्तान है वो तो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है, हाँ और बिल्कुल। उसकी वजह से तो बैलेंस भी खत्म हुआ होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आती हैं। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि बाबर को रियलाइज करना पड़ेगा कि कितना साथ उसका लोग खड़े होंगे इफ द वर्ल्ड अराउंड हिम इज सबसाइडिंग। तो देखिए ना, उसको मैं अब और आप अगर असेस। उनके फैन होने के बाद भी आज सवाल कर रहे हैं और एरोगेंसी की बात भी हो रही है। हालांकि माजिद भट्टी साहब थे लास्ट मेरे ख्याल है 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले, उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि बाबर सीखने नहीं चाहते। उन्होंने मिसाल भी दी कि हिंदुस्तानी प्लेयर जब आए थे तो जावेद मियांदाद से भी मशवरा उन्होंने किया था। पुरानी बात वो 2003-4 की कर रहे थे, लेकिन बाबर किसी से मशवरा नहीं करना चाहते। उन्होंने कोई कंपनी भी हायर कर ली है ये लॉबिंग की और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी हाइप क्रिएट करने की। तो हम जैसे फ़ैन भी अब सवाल अगर क्रिएट करने लग गए, मैं बिल्कुल सीधा कह रहा हूँ कि मुझे मज़ा आता है बाबर की बैटिंग देखते हुए। ख्वाहिश होती है कि वो मैच ज़रूर देखा जाए जिसमें बाबर खेल रहे हैं। तो कोई मुस्तकबिल आपको नज़र आता है क्रिकेट बाकी है उनकी, अगर वो सीरियस ना हुए? अगर वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेगा और अपनी सेल्फ असेसमेंट करके वो कंसल्ट नहीं करेगा अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल्स को, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिकेट इज रूथलेस, ही विल बी फॉरगॉटन। और उसका जितना मर्जी टैलेंट और ब्लिसफुल एबिलिटी है, अगर उसके नंबर्स ही वो मैच नहीं कर पाएंगे, आप ये सोचेंगे 3 साल के फेलियर के बाद भी व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, ही स्टैंड्स क्वाइट हाई जब आप रिकॉर्ड्स की बात
सकते हैं। बिल्कुल। तो अब वो कितनी देर तक जो है आपकी और मेरी पेशेंस और क्रिकेट बोर्ड की पेशेंस रहेगी, एंड जस्टिफिएबली। और आई पर्सनली फील, अच्छा फिर प्रॉब्लम क्या आ गया है कि बाबर आजम टी20 में एज एन ओपनर एक्सेल करता था, सो वाज रिजवान, ये डीप बैटिंग करते थे। और आपको नजर आ गया कि जब आपने कहा कि सो कॉल्ड पावर हिटिंग, जो कि पावर हिटिंग साइंटिफिक है ही नहीं, जो कि स्लॉगर्स आपको नजर आते हैं। और फिर टीम का बैलेंस आउट हो गया जब आपने सलमान आगा को कप्तान किया, क्योंकि वो जब 4 पे आता है तो आपकी 4 और 3 वल्नरेबल हो जाती है। अब बाबर यहाँ ओपन करे, और वरना मेरा नहीं ख्याल है कि वो टी20 में जगह बना सकता है जिस किस्म की आजकल की रिक्वायरमेंट्स हैं श्रीलंका में। आई वुड हैव लव टू गो विद बाबर आजम इन द वर्ल्ड कप, जो मुझे लग रहा है ड्रॉप हो जाएगा। और उसका रीजन ये है कि क्या वो क्वालिटी स्पिन को विशेष स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेल पाएगा जिस किस्म के इस वक्त उसके मेंटल मसाइल हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, एंड बाबर का हाई टाइम है कि वो अपने आप को रेक्टिफाई करे। बेशक 3 4 6 महीने विड्रॉ करे, अगर वो नहीं करेगा तो आई पर्सनली फील दैट विल बी द एंड ऑफ हिम। डॉक्टर साहब, अब 3 4 आखिरी मिनट रह गए हैं, पीएसएल की तरफ हम आ जाते हैं ज़रा जल्दी से। सर, पीएसएल में दो नई टीमों का एक टीम माइनस हो गई, दो टीमें और घुस गई, तो पीएसएल जो है वो कोई आपको फ्लरिश करता हुआ दिख रहा है? देखें, एक तो अगर मैं उसको इंटायरली प्योरली पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट फॉर द पाकिस्तान जो है वो लूं टेरिटरी, तो ये तो कमाल की ऑक्शन हुई है, कमाल की बिड हुई है, क्योंकि लाहौर कलंदर जो है उससे 670 मिलियन का है, कराची किंग्स 640 मिलियन का है, पेशावर आलमी 490 मिलियन का है, इस्लामाबाद यूनाइटेड 480 मिलियन का है, कोयटा ग्लैडिएटर 340 मिलियन का है। और अब आप सियालकोट को ओजी डेवलपर्स ने उठाया, वो 1.85 बिलियन पे उठाया है। और हैदराबाद एफकेएस जो है किंग्समैन ग्रुप ने उठाया है, फवाद सरवर ने, दैट इज फॉर ऑलमोस्ट $6.25 मिलियन, दैट इज 1.75 बिलियन रुपीज। तो इसमें मैं कहूंगा कि वैसे भी ये सेरेमनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई थी, और ब्रिलियंट वर्क डन बाय वसीम अकरम, अमेजिंग उन्होंने काम किया। और वो फेयर आपका इसी तरह से होना चाहिए, ऑक्शन बहुत फेयर हुआ। अच्छा, अब अगर मैं रुपीज में देखता हूँ और 2015 से 2025 में, तो आप हैरान होंगे कि जो बड़ी फ्रेंचाइजेस थी वो नीचे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर ने 20 से 30% जो है ग्रोथ शो की, पेशावर ज़ल्मी ने 10 से 15% ग्रोथ शो की, कराची किंग्स फ्लैट रहा, नो ग्रोथ रही, लाहौर कलंदर्स जो है वो 10 से 20%, अगर मैं डॉलर की डिस्पैरिटी देखूं तो ग्रोथ शो की, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 100% ग्रोथ शो की। तो मुल्तान सुल्तान तो खैर लॉस में थी और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आए। अब ये तो लोकली तो अगर मैं देखूं पाक रुपीज में, लेकिन अब आए जरा, मैं आपको 1 मिनट अगर डॉलर। आप दें तो 2015 से 2025 जो 10 साल की वैल्यू थी कराची किंग्स की, वो थी $26 मिलियन, लाहौर कलंदर की 25 डॉलर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की थी 15 मिलियन, पेशावर ज़ल्मी 16 मिलियन, और कोयटा ग्लैडिएटर 11 मिलियन 10 साल के। और 2019 में जो आलमगीर तरीन अल्लाह ने गरी की रहमत करे, उन्होंने ये उठाई थी टीम में फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान, वो $6.135 मिलियन की। तो उस लिहाज से इंक्रीज नहीं है अगर मैं यूएस डॉलर करेंसी में देखूं। और बल्कि जो अब अगले 10 साल है उसमें डिक्रीज हुई है इनकी वैल्यू, बजाय कि इंक्रीज होती इन डॉलर टर्म्स। चाहे वो लाहौर कलंदर है, चाहे वो कराची किंग्स है, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा है, और पेशावर जल्मी भी बड़ा, तो कोयटा ग्लैडिएटर भी बड़ा है। बट जो मेजर महंगी है जो टीम्स, उनको प्रॉब्लम आया। और अगर आप डिवैल्यूएशन देखें, 2016 में 2.9% रुपये की डिवैल्यूएशन हुई इन लियो ऑफ यूएस डॉलर की कंपैरिजन में। और 2019 में 23.9% डिवैल्यूएशन थी, 39.8% रुपये की डिवैल्यूएशन थी 2023 में। तो अगर हमने इंटरनेशनली इसको कंपेयर करके नेशनल प्रोडक्ट बनाना है, तो उसमें तो यूएस डॉलर की टर्म में अब श्रिंक हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ना क्रिकेट बोर्ड की कोई कबाहत है। हाँ, अब फ्रेंचाइजेस का ये कह सकते हैं कि उन लोगों ने इंटरनेशनल कैलेंडर सही रन नहीं किए, कि उनको अराउंड द 12 महीने करने चाहिए थे, कोलैटरल स्ट्रीम्स बनानी चाहिए थी, पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनानी चाहिए थी। लेकिन आपकी जो इकोनॉमी है उसकी इतना रुपये की जो है वो डिवैल्यूएशन हुई है, फिर इन्फ्लेशन बढ़ी है आपकी। तो वहां पे अगर क्रिकेट डिसीजन लिया था 2018-19 में कि पाक रुपीज में आप चलेंगे, तो उस लिहाज से तो जॉब इज वेरी वेल डन, और ठीक। उससे तो ये प्रोग्रेसिव पाकिस्तान सुपर लीग, या डॉक्टर साहब, मेरे पास डेफिनेटली। वक्त ख़त्म हो गया। मैं आपका शुक्रिया सिर्फ इस नोट पे करूंगा कि ऐसे फिगर्स जो है मैं तवक्का नहीं कर सकता कि आपके अलावा पाकिस्तान में
क्रिकेट के मामले में कोई और दे सकता है इतना साइंटिफिक, और अब शायद दौर भी आगे ऐसा ही है कि जिसमें आपके पास डाटा और इस तरह फिगर सारे मौजूद हों, तो फिर आप आगे का प्लान कर सकते हैं, वरना देसी अंदाज से तो क्रिकेट चल ही रही है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस्लामाबाद में बड़ा शोर है कि दरख्त काटे जा रहे हैं, किसी हाउसिंग सोसाइटी के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बनाने के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं, लेकिन दरख्त आखिर काटे क्यों जा रहे हैं? सीडीए कहता है कि ये मुज़र सेहत दरख्त थे, ये उन इलाकों में दरख्त है कि जो सीडीए ने महफूज रखे थे कि इनके अंदर बाद में तामीरात करनी है। मामला था क्या, शोर मचा क्यों है, किस वजह से मचा है, सीडीए के ऊपर इल्ज़ाम क्यों आ रहा है, क्या सीडीए जिम्मेदार है, क्या सीडीए गैर ज़रूरी तौर पर दरख्त काट रहा है? और दरख्त काटने का मामला सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हुआ, बल्कि लाहौर में भी जब ऐसा वाक़या हुआ तो वज़ीर आला पंजाब ने उसके ऊपर एक्शन लिया। क्या सीडीए भी एक्शन लेगा अपने ही लोगों के खिलाफ जिन्होंने दरख्त काटने का ऑप्शन दिया या दरख्त काटने का आर्डर दिया? आखिर मामला था क्या? मेरे साथ मौजूद है इरफान खान न्याजी साहब, डिप्टी डायरेक्टर है माहौलियात सीडीए के। आपका बहुत शुक्रिया न्याजी साहब। न्याजी साहब, क्या हुआ है, आखिर दरख्त काटने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये मुजरे से दरख्त कोई आज से तो नहीं थे, 60s से लगे हुए थे, तो अब अचानक क्या इसके अंदर जो है वो ख्वाहिश पैदा हुई? और फिर मामला इसमें यह है कि अगर दरख्त काटने ही थे तो क्या पहले दरख्त लगा लिए गए थे? क्या इसका तरीक़ेकार होता है, कुछ ज़रा समझाई दें। जी, जैसा कि आपने ख़ुद बताया कि ये दरख्त जो है 50 साल से ज़्यादा हो गया इसको लगे हुए, और अब ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि इनको काटना पड़ा। देखिए, जिस वक्त इस्लामाबाद बन रहा था उस वक्त दारुल हुकूमत को जो है फौरी तौर पे ग्रीन करने के लिए सिलेक्शन की गई कि जो फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ हैं उसको जो है इस्लामाबाद में लगाया जाए। उसमें एक चॉइस के तौर पे ये पेपर मलबरी भी आया, और उस वक्त तक मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त तक इसके जो मुज़र सेहत असरात होते हैं अवाम उन्नास के ऊपर, वो कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं थे। तो इसको लगा दिया गया, और इसने वो जिस तरह की तवक्को थी उसके मुताबिक ही इसने इस्लामाबाद को बहुत जल्द ही जो है ना वो ग्रीन कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ ही इस जब ये लग गया तो फिर समझ में आया कि इस एक इन्वेसिव नेचर का पौधा है। इन्वेसिव पौधा ऐसा होता है कि जिसके अंदर अमूमन जो होता है एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है, और वो अपने आसपास किसी दूसरे किस्म के पौधों को उगने नहीं देता, उनको फलने फूलने नहीं देता। तो इसकी तादाद जो है, क्योंकि ये दूसरे पौधों के ऊपर डोमिनेंट था, तो इसकी तादाद बतदरीज बढ़ती गई। 90s के लेट 90s में आके और फिर 2000 में आके इसके ऊपर जो है बाकायदा जो है रिसर्च की गई, रिसर्च पेपर्स छपे, और उसमें ये बात सामने आई कि जो इस्लामाबाद के अंदर उस वक्त बढ़ती हुई ये सांस की बीमारियां थी, उसकी एक बुनियादी वजह जो है ये पेपर मलबरी का दरख्त है। और उन्हीं रिपोर्ट्स में ये रिकमेंड किया गया कि सीडीए इन दरख्तों को निकाल के इनकी जगह पे माहौल दोस्त पौधे लगाए। उसी वक्त से फिर ये कोशिशें शुरू की गई, लेकिन किसी न किसी वजह से ये कोशिशें बारआवर साबित ना हो सकें। फिर 2009 के अंदर हाई कोर्ट ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर पास किया और सीडीए को हुक्म दिया कि इन दरख्तों को निकाला जाए। सीडीए ने उसके मुताबिक जो है एक 4 साल प्लान भी बनाया कि हम इसको निकालेंगे, लेकिन फिर से जब इसको काटना शुरू किया गया तो उन्हीं दिनों एम्बेसी रोड की तामीर शुरू हुई, और उसके दरख्तों की कटाई की वजह से फिर से जो है मामलात जो है वो दूसरी तरफ चले गए और इसको रोकना पड़ा। खैर 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कमेटी तश्कील दी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये कमेटी इस्लामाबाद के जितने भी माहौलियाती मसाइल हैं उसका जायज़ा ले और उसके ऊपर अपनी सिफारिशात दे। उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात दी कि पहले उसमें कि जी पेपर मलबरी को ग्रेजुअली मरहलावार इस्लामाबाद से निकाला जाए, और उसकी जगह जो यहाँ के मकामी और माहौल दोस्त पौधे हैं वो लगा दिए जाएं। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे F9 को लिया गया। अब मैं ये भी इसलिए भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आज का नहीं, मतलब ये नहीं है कि हमने आज काट दिए हैं या महीना पहले काट दिए हैं। ये प्रोसेस शुरू हुआ है 2024 में। F9 पार्क से हमने शुरू किया, और ये भी इससे पहले हमने बाकायदा पब्लिक हेयरिंग कराई और लोगों को इस बारे में आगाह किया कि ये ऐसा होने लगा है। उस F9 के अंदर हम कर ही रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया, और फिर उन्होंने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया। उन एक्सपर्ट्स ने भी ये रिकमेंड किया कि ये अमल बिल्कुल ठीक हो रहा है और सीडीए को ये दरख्त काटने चाहिए। चुनाचे उसके बाद जो है वज़ीर आज़म साहब ने भी डायरेक्शन जारी की, और उन्होंने वफाकी वज़ीर सेहत को जो है इसके ऊपर निगरान मुकर्रर किया और उनसे कहा कि आप इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी करें, और उसके लिए हमारी जो है माहाना या 2 महीने बाद मीटिंग्स भी होती रही हैं, जिसमें हम बाकायदा
इसकी प्रोग्रेस जमा कराते रहे हैं कि जी आप इतने कट गए हैं, आप इतने कट गए हैं, आप इतने कट गए हैं। अब जो अभी शक्करपड़ियाँ का जिसमें ज़्यादा वो जिक्र हो रहा है, ये शक्करपड़ियाँ वाला भी आज तो नहीं, ये तो आज से 2 महीने पहले का कटा हुआ है ये, और उसको काट के हमने साफ किया। अब क्योंकि प्लांटिंग सीज़न इस वक्त नहीं था, तो हमने ये प्लान किया था कि हम जो है जो हमारा स्प्रिंग सीज़न आ रहा है 26 का, इसके अंदर इसमें जो है नए पौधे लगा के और इसको कंप्लीट कर देंगे। नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने शक्करपड़ियाँ का क्यों जो है वो इंतखाब किया कि यहाँ से जो है वो शजरकारी शुरू होगी? क्या कोई इसका प्लान है कि कोई अप्रोच है कि ये शक्करपड़ियाँ से शुरू होगी और पूरे इस्लामाबाद तक होगी? इसका प्लान है क्या? और फिर कौन से दरख्त आप लगाएंगे? क्या उसके लिए आपके पास तहकीकाती सर्टिफिकेट कोई मौजूद है कि जो दरख्त लगाए जाएंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे, उसमें कोई एलर्जी का मामला नहीं होगा, वो पानी ज़्यादा ना पी जाएंगे, वो आसपास के दरख्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो माहौल दोस्त होंगे, उसमें परिंदे रह सकेंगे? बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, आप ज़्यादा बेहतर मुझसे जानते हैं। तो क्या इस हवाले से रिसर्च मुकम्मल है, प्लान है क्या? और शक्करपड़ियाँ का जो इंतखाब किया गया, क्या वहाँ से कोई सड़क निकलनी है? क्या वहाँ पर कोई सोसाइटी तामीर होनी है? उसका पर्पज़ क्या है? जी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ शक्करपड़ियाँ का इंतखाब नहीं किया गया। अभी जब हमने शुरू किया है, देखा ये गया कि किन इलाकों में इसकी जो है पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। उसमें H8 का इलाका था, उसके बाद ये शक्करपड़ियाँ वाला पूरा जो एरिया है इसमें ज़्यादा थे, और जो बाकी इस्लामाबाद के अर्बन एरियाज़ हैं उनके नालों के किनारे पे, ख़ुसूसन जहाँ पे और तालीमी इदारे भी जिस जगह पे हैं वहाँ पे भी ये थे। चुनाचे ये तकरीबन कुछ 6 या 7 लॉट्स बनी जिनके अंदर ये कटाई शुरू हुई। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जी इसमें पौधे लगेंगे कौन से और उसके ऊपर तहकीक की गई है या नहीं की गई, तो पौधे जैसे कि मैंने बताया कि पौधे यहाँ के जो मकामी पौधे हैं जिनका आज तक कोई ऐसा एडवर्स इफ़ेक्ट किसी भी साइंटिफिक फोरम पे पॉइंट आउट नहीं किया गया, तो उन पौधों की सिलेक्शन की गई है जो कि जिनके ऊपर परिंदे भी आते हैं, जो छांव भी देते हैं, जिनके ऊपर फूल भी लगते हैं, तो उनका इंतखाब किया गया है और उन्हीं की जो है प्लांटिंग की जा रही है। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि यहाँ से कुछ सड़क निकलेगी या सोसाइटी बनेगी, कतन नहीं। शक्करपड़ियाँ वाला जो एरिया है वो टोटली नेशनल पार्क है और उसके अंदर इन दरख्तों को निकाल के माहौल दोस्त पौधे लगाए जा रहे हैं। अब अभी हमारी वहाँ पे प्लांटेशन हमने शुरू भी कर दी है, अगरचे अर्ली है लेकिन हमने शुरू करा दी है। और इस गैप को फिल करने के लिए हम एक तो जो है छोटे साइज के पौधे नहीं लगा रहे, हम 8 फुट से बड़ा पौधा लगा रहे हैं और पौधों का आपस में फासला जो स्टैंडर्ड होता है 25 से 30 फुट, उसको कम करके हम इसको 6 फुट 7 फुट पे लगा रहे हैं। उससे ये होगा कि पौधों के दरमियान आपस में जो मुकाबला होता है लाइट तक पहुंचने का, उसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज हो जाती है। चुनांचे ये पौधे बहुत जल्द ही उन पौधों की कमी को पूरा कर देंगे। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है, आप चूंकि डायरेक्टर माहौलियात हैं, अब आप हमारे पास आई गए हैं तो आपसे पूछ ही लेते हैं सर। एक एतराज़ इस्लामाबाद के हवाले से है कि वहाँ पर भी जो है बड़ी मशरूम ग्रोथ हो रही है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कंक्रीट बड़ी तेज़ी से जो है वो फैल रहा है, तो क्या ऐसा ही है? मैं तो चूँकि खुद कराची से हूँ, तो कराची का तो मैंने हाल देखा है ना, कितना खूबसूरत मास्टर प्लान था, वो अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। क्या चाइना कटिंग हो, क्या किटकैट जैसी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो, क्या नस्ला टावर हो, क्या दिलकुशा पार्क की जगह बनने वाली जो है वो मस्जिद और उसके बाद गैर कानूनी आसपास की तामीरात हो। मतलब मेरे पास तो पूरी एक लिस्ट है लियारी से लेके जो है वो लियाकताबाद तक, कि जिस तरह से कराची का बेड़ा गर्क हुआ। तो ये एक तासुर के इस्लामाबाद का भी वही हाल होने वाला है कि जो किसी शहर का पाकिस्तान में हुआ है उल्टी सीधी तामीरात के ज़रिए। तो इस हवाले से कोई ख़ास मेजर्स आप लोग लेते हैं कि कोई गैर ज़रूरी तामीरात ना हो, कोई क्या तरीक़ेकार है? देखिए, इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है, जो कि एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है, जो बाकायदा अप्रूव्ड मास्टर प्लान है, उसमें आज से 60 साल पहले ही ये तयन कर दिया गया हुआ है कि इस्लामाबाद में कहाँ पे सेक्टर होगा, कहाँ पे रिहायशी इमारतें बनेंगी, कहाँ पे कमर्शियल इमारतें बनेंगी और कहाँ से एवेन्यूज़ कहाँ से गुजरनी है, मेन रोड्स कहाँ से गुजरनी है, हाईवेज़ कहाँ से गुजरनी है, किस मकाम पे जो है वो इंटरचेंज बनना है, किस मकाम पे अंडरपास बनना है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त की प्लान में मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो सिर्फ उस जगह पे हो रही है जहां ये प्लान की गई थी। जिस जगह पुल बनना था वो पुल वाली जगह पे पुल बनेगा, किसी ग्रीन एरिया में पुल नहीं बनेगा।
और इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में जो है तकरीबन 20% तक जो हर सेक्टर का रकबा है वो ग्रीन एरिया के लिए छोड़ा गया है। उसमें पार्क्स हैं। अगर आप यकीनन आप इस्लामाबाद आए होंगे, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि किसी जगह पे ऐसे अचानक से कोई वो बन गई, सड़क बन गई या वो हो गई। ये सड़कें ऑलरेडी प्लान्ड हैं। ग्रीन एरिया पे कोई सड़क नहीं बन रही, जहां मास्टर प्लान में सड़क आ रही है उसी जगह पे सड़क बन रही है। चले, बहुत शुक्रिया इरफान नियाज़ी साहब। अल्लाह करे ऐसे ही हो जैसे आप कह रहे हैं, और वो सारा मामला जो है प्रोपेगेंडा हो कि जो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद में हो रहा है, क्योंकि लोग इस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी के साथ जो है वो दरख्त काटे जा रहे हैं। हो सकता है बिल्कुल वैसे ही जैसे इरफान नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि वो शायद कोई इलाका मुख्तस किया गया हो कि जहाँ दरख्त सिर्फ इसलिए लगाए गए हों कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो दरख्त लगा दिए जाएँ। और फिर ख़ास तौर पर एक दरख्त जिसका तस्करा है इस्लामाबाद में, क्योंकि एलर्जी बहुत है और पूरा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज या एलर्जी का एक सेंटर है कि जो इस बात का तयन भी करता है कि आपको कहीं एलर्जी तो नहीं है। उसमें पेपर मलबरी का जिक्र सबसे पहले होता है। सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे, अगर मैंने लोगों से बात की तो पता लगा कि बहुत लोग इसका शिकार होते हैं और बड़ी जानलेवा किस्म की एलर्जी होती है। बहरहाल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।